नमस्कार। तो हम लोग हाइड्रोकार्बन्स का अगला पार्ट देख रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स में फिजिकल प्रॉपर्टी भी हो गई और अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ को लेकर के। ठीक, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हाइड्रोकार्बन्स। एल्केन्स का पार्ट चल रहा है, उसी के अंतर्गत ये बातें चल रही हैं। एल्केन में ही हम देख रहे हैं। एल्केन का आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी क्या है ना, सक्रियता देख लेते हैं इसकी। एल्केन्स या इसको रासायनिक क्रियाशीलता भी कहते हैं, रासायनिक क्रियाशीलता। ठीक है, ये दोनों बातें कहते हैं, क्रियाशीलता भी कहते हैं या सक्रियता, रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी। क्या है इसमें? एल्केन्स जो होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं, इनको पैराफिन्स भी कहा जाता है क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। एल्केन्स में कार्बन कार्बन के बीच में हर जगह सिंगल बॉन्ड होगा और कार्बन के साथ अटैच भी कौन होगा? हाइड्रोजन, वो भी क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। बेसिक फार्मूला है CnH2n+2 का। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड है नहीं, पाई बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पर जो रिएक्टिविटी है वो अपने आप कम हो गई। तो एल्केन्स में जो सिंगल बॉन्ड अर्थात सिग्मा बॉन्ड की जो रिएक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है। तो एल्केन्स बहुत कम सक्रिय होते हैं और एल्केन्स में जो सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शंस होती हैं वो है प्रतिस्थापन। मतलब जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस में टाइप अगर हम देखें तो उसमें जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं मतलब सब्स्टिट्यूशन अभिक्रियाएं हैं वही एल्केन्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जबकि एल्कीन और एल्काइन के लिए जो मोस्ट परफेक्ट रिएक्शन, जो प्रेफरेंस रिएक्शंस होती हैं वो होती हैं योगात्मक अभिक्रियाएं। वहाँ पर योगात्मक अभिक्रियाएं सबसे प्रमुखता से एल्कीन और एल्काइन द्वारा दी जाती हैं और एल्केन्स द्वारा जो है वो जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है अर्थात डिस्प्लेसमेंट या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं वो सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक, तो एल्केन्स की रिएक्टिविटी बहुत कम। क्यों कम? इसमें सब सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड होते हैं और सिग्मा बॉन्ड की सक्रियता अपेक्षाकृत कम होती है और इसीलिए ये ज़्यादा सक्रिय नहीं होते। ठीक है इतना। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ में पहला हिस्सा हम देख रहे हैं दहन का, या ठीक है पहले हम देख लेते हैं ऑक्सीकरण, उसी के अंतर्गत आएगा ये, उसी के अंतर्गत हम बात कर लेते हैं पूरा का पूरा। ठीक है, ऑक्सीडेशन। ठीक, ऑक्सीडेशन में सबसे पहले देखो इसी का एक पार्ट है दहन। हम कई हिस्से में करके देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन में दहन, जलाना है, कंबशन है ना, तो इसको हम कंबस्ट करेंगे और कंबस्ट अगर कर रहे हैं किसी चीज़ में तो इसका मतलब वहाँ प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन होगा, मतलब वहाँ ढेर सारी मात्रा में ऑक्सीजन होगा। तो अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, कोई भी हाइड्रोकार्बन, बेसिक फार्मूला है CnH2n+2। ठीक, और अगर हम इसको ऑक्सीजन अर्थात वायु की उपस्थिति में प्रचुर मात्रा में अगर हम जलाएं तो हाइड्रोकार्बन के जलने के बाद कोई भी हाइड्रोकार्बन हो अगर उसको जलाया जाएगा वायु की उपस्थिति में तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनता है। ठीक है, साथ में कुछ प्रकाश और ऊर्जा ये भी प्राप्त होती है, मतलब उष्मा भी निकलेगी और हमें वहाँ प्रकाश अर्थात लाइट भी मिलेगी। ठीक है, आप LPG गैस, CNG इन सब का एग्जाम्पल देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप कोई भी हाइड्रोकार्बन, मिट्टी का तेल हाइड्रोकार्बन है, पेट्रोल, डीजल, अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर हम जलाएं तो उस हाइड्रोकार्बन के कंप्लीट कंबशन से, जो पूर्ण दहन जिसे हम कह रहे हैं, तो कंप्लीट कंबशन से कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत होता है और हाइड्रोजन जल में ऑक्सीकृत होता है और इसके साथ साथ हमें ढेर सारी मात्रा में ऊर्जा और प्रकाश भी प्राप्त होता है। तो इसका बेसिक फार्मूला अगर हम देखें तो ये हो जाएगा CnH2n+2। ये एल्केन का है, ऑक्सीजन से हमने रिएक्शन करा दिया तो यहाँ हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड दैट विल बी N, और ये मिलेगा हमें जलवाष्प या जल, और साथ में मिलेगी हमें एनर्जी या हीट। ठीक है, इसको अगर आप थोड़ा सा स्टोइकियोमेट्री बैलेंस कर लें तो कार्बन N हो गया। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा कितना? 3n+1/2 और यहाँ आ जाएगा n+1। तो दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर एनी टाइप ऑफ एल्केन्स। किसी भी एल्केन्स के लिए अगर आप यहाँ पर किसी भी एल्केन के लिए अगर आप इसको यहाँ जलाते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड के N मॉलिक्यूल्स, n+1 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे हमें जल के और साथ मिलेगी हीट। अब एग्जाम्पल देख लो, जैसे मीथेन है, अगर इसको जलाया जाए तो हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में जल, और ये यहाँ से ऊर्जा ये भी लगभग 212 किलो कैलोरी के आसपास मिलती है, 212.4 किलो कैलोरी के आसपास। क्लियर, बैलेंस कर लेते हैं। कार्बन 1 हाइड्रोजन 4, यहाँ 2 हो गया।
ठीक, और ऑक्सीजन यहाँ 2 और 2 4, तो ये हो जाएगा 2 हुआ। अब आप इस फार्मूले पे सेट कर सकते हैं। देखिए n बराबर 1 है, 1, n बराबर 1 तो 1 कर दो, तो n 1 हो गया, 1 + 1 2, 2 हो गया। यहाँ 3 × 1 + 1 मतलब 3 + 1 4/2, तो 4/2 मीन्स 2। तो दिस इज़ द बेसिक, ये जनरल फार्मूला है जिससे हम किसी भी एल्केन के हाइड्रोकार्बन्स को अगर हम जलाएं तो वहाँ से हम उस इक्वेशंस का बैलेंस निकाल सकते हैं कि कैसे बनेगा ये। क्लियर। अगला इसी का, अब हम आंशिक दहन करा रहे हैं, कह सकते हैं हम अपूर्ण ऑक्सीकरण करा रहे हैं। अपूर्ण ऑक्सीकरण, इसी ऑक्सीडेशन में ही हम चल रहे हैं। ऑक्सीडेशन मीन्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन, उसी के अंतर्गत हम देख रहे हैं ये। तो ये अपूर्ण ऑक्सीकरण, अपूर्ण ऑक्सीकरण। यहाँ क्या होगा, अगर इनकम्प्लीट कंबशन होता है या ऑक्सीजन की इनसफिशिएंट अमाउंट दी जाती है, मतलब जो हाइड्रोकार्बन्स एल्केन है उसको हम जला रहे हैं लेकिन ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा वहाँ उपलब्ध नहीं है, तो ऑक्सीजन की कम मात्रा अगर उपलब्ध है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है बजाय कार्बन डाइऑक्साइड बनने के। बनना चाहिए था कार्बन डाइऑक्साइड लेकिन बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक फार्मूला CnH2n+2 का एल्केन, ये है ऑक्सीजन, और ये जब जलेगा तो n नंबर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और n+1 H2O और साथ में हीट या कह सकते हैं एनर्जी। ठीक है, ये मिलेगी हमें। एक चीज़ और, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ कार्बन ब्लैक भी मिल सकता है, मतलब कार्बन का जो सूट है वो भी मिल सकता है। तो यहाँ जब फार्मूला आएगा तो n दिस द फार्मूला 2n+1/2, दिस इज द बेसिक फार्मूला। चेक कर लो, जैसे CH4 है, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अगर आप देते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड साथ में जल और प्लस एनर्जी मिलेगी। ठीक है, अब बैलेंस कर दो, कार्बन 1 है तो यहाँ हो जाएगा 2, हो गया। अब यहाँ पर क्या है 2:1, 2:1 मतलब 2 × 1 है ना, ये कार्बन 1 है तो 2 + 1 3/2, तो 3/2 मतलब कितना हो गया 1.5। चेक कर लो, 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, 3/2 मतलब 1.5, 1.5 2 × 3। तो ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है अपूर्ण ऑक्सीकरण होने पर। तो अगर एल्केन का कंप्लीट कंबशन आप करेंगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलेगा, साथ में ऊर्जा मिलेगी। और अगर अपूर्ण दहन हो रहा है, मतलब इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, आंशिक रूप से दहन हो रहा है जिसमें ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा या प्रचुर मात्रा वहाँ उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय हमें मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड या कह सकते हैं कार्बन सूट, कार्बन ब्लैक जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तीसरा पार्ट हम देख रहे हैं इसमें उत्प्रेरित ऑक्सीकरण का। किसका? उत्प्रेरित ऑक्सीकरण का। उत्प्रेरित ऑक्सीकरण, उत्प्रेरित ऑक्सीकरण। तो निम्न समजात के एल्केन्स में देखो तो ये एल्केन लिया हमने, उत्प्रेरित ऑक्सीडेशन हम दिखा रहे हैं। तो अगर आप इस गैसीय एल्केन और इस ऑक्सीजन गैस के मिक्सचर को अगर आप रेड हॉट कॉपर या आयरन उत्प्रेरक पर प्रवाहित करें, हाँ टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दीजिए, उच्च ताप कर दीजिए और उच्च दाब, जानते हैं ये जो ऑक्सीजन है यहाँ कैटलाइज्ड ऑक्सीडेशन होगा इसका, तो होगा क्या, यहाँ मिलता है हमें RCH2OH, RCH2OH, दिस इज एल्कोहल। समझ रहे हैं आप, मतलब हम एल्केन से सीधे सीधे एल्कोहल बना लिए, हमने उत्प्रेरित ऑक्सीडेशन किया है। हाँ ये अलग बात है कि ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये थोड़ा माइल्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, थोड़ा माइल्ड है। तो हमने क्या किया है, एल्केन जो निम्न समजात एल्केन्स हैं, जो छोटे एल्केन्स हैं, उनकी गैसीय और ऑक्सीजन के गैसीय मिक्सचर को हमने रक्त तप्त कॉपर या लोहे के उत्प्रेरक पर प्रवाहित किया है उच्च ताप और उच्च दाब की परिस्थितियों में, जिससे जो एल्केन है वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। एल्केन किस में? एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ बैलेंस कर दो, हो गया ½ क्लियर। अब इसी का एक कैटेगरी हम और देख लेते हैं इसमें। अगर मान लीजिए इसी एल्केन को, ठीक है, मोलिब्डेनम ऑक्साइड MOO3 मोलिब्डेनम मतलब ये एलिमेंट है, ये 42 एटॉमिक नंबर होता है। तो मोलिब्डेनम ऑक्साइड उत्प्रेरक पर अगर हम उच्च ताप पर प्रवाहित कर दें तो ये जो CH3 पोर्शन है ना, इट ऑक्सीडाइज इनटू CHO, मीन्स ये जो CH3 वाला पोर्शन है ये बदल जाता है CHO में, और ये क्या हो गया, एल्डिहाइड। CHO होता है ना एल्डिहाइड, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, ये एल्कोहल था RCH2OH,
दिस इज़ RCHO, और साथ मिल जाएगा पानी, यहाँ नहीं, यहाँ पानी मिल जाएगा। तो ये हो गया है एक 3 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये हो गया उत्प्रेरित ऑक्सीडेशन। क्या हुआ है? उत्प्रेरित ऑक्सीडेशन। तो ये एल्केन था, गैसीय एल्केन। ऑक्सीजन के मिक्सचर को हमने पास किया किस पर? मॉलिब्डेनम ऑक्साइड पर, उच्च ताप पर, जिससे जो CH3 वाला पोर्शन है वो बदल गया है CHO में। तो एल्केन से सीधे क्या मिल गया? एल्डिहाइड। एक और केस देखो इसमें, अगर हम उच्च समजात के एल्केन ले लें, जो उच्च समजात के एल्केन मतलब हायर एल्केन्स अगर हम ले लें, उच्च समजात के एल्केन, तो उच्च समजात के एल्केन्स को जैसे हम ये ले रहे हैं, मान लीजिए थोड़ा नंबर ऑफ कार्बन हम बढ़ा देते हैं, RCH2CH3। इस एल्केन के गैसीय मिक्सचर को आप प्रवाहित कर दीजिए ऑक्सीजन गैस के मिश्रण के साथ। मैग्नीज एसीटेट हम ले रहे हैं, दिस इज मैग्नीज एसीटेट, मैग्नीज 25 एटॉमिक नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट कई होते हैं इसके, तो इसका हम Mn2+ ले रहे हैं। तो फार्मूला हो गया MnCH3 का होल ट्वाइस CH3COO का होल ट्वाइस। दिस इज मैग्नीज एसीटेट। टेम्परेचर कर दो लगभग 150 डिग्री सेल्सियस के आसपास, हाँ 150-200 के बीच में, 150 से 200 के बीच में कर दीजिए। तो ये जो पोर्शन है ना RCH2CH3, इस मैग्नीज एसीटेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये जो CH3 वाला पोर्शन है वो पूरी तरह से बदल जाएगा COOH में, मतलब दैट पोर्शन विल ऑक्सीडाइज इनटू COOH। क्लियर? और ये हो जाएगा प्लस H2O। ठीक है, अब बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ तीन हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हो गया 3/2। 3/2 मतलब 1.5 2 हो जाएगा 3। क्लियर? तो ये है उच्च एल्केन। तो उच्च समजात के एल्केन्स का अगर हम ऑक्सीडेशन कर दें तो हमें मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मिल जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है? तो ये था उत्प्रेरित ऑक्सीडेशन, उत्प्रेरित ऑक्सीडेशन। अब अगला पार्ट देखो, केमिकल ऑक्सीडेशन में देखो तो KMnO4 हम ले रहे हैं। KMnO4 जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर हम यहाँ पर 3 डिग्री एल्केन ले लें, 3 डिग्री का एल्केन, 3 डिग्री का एल्केन मतलब जैसे ये है कार्बन, ठीक। अब मान लो कार्बन की एक वैलेंसी, 4 में से एक वैलेंसी जो है किसी अन्य एल्किल ग्रुप या कार्बन से अटैच हो, तो ये कार्बन 1 डिग्री का होता है। कार्बन कितने डिग्री का होता है? 1 डिग्री का। तो ये 1 डिग्री कार्बन है, ये H, ये H, ये H। अब मान लो अगर ये हो जाए RH, तो ये जो कार्बन होगा ये कार्बन, ये 2 डिग्री का, मतलब 4 वैलेंसी में से एक वैलेंसी अगर किसी अन्य कार्बन से अटैच हो तो 1 डिग्री, 2 वैलेंसी अटैच हो तो 2 डिग्री, 3 वैलेंसी अटैच हो तो 3 डिग्री। जैसे ये इधर भी R, इधर भी R, इधर H, तो ये कार्बन हो गया 3 डिग्री का। और एक केस और बन जाएगा इसमें R, तो ये हो गया 4 डिग्री का। तो नंबर ऑफ कार्बन के बेस पर उस कार्बन की वैलेंसी कितने अन्य कार्बन से सेटिस्फाइड है, उसी के आधार पर से हम डिग्री डिसाइड कर देते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। क्लियर? अब हम अगर 3 डिग्री का एल्केन लेते हैं, 3 डिग्री का एल्केन ये ले लिया हमने, मान लो ये ले लिया CH3 और ये हो गया H। ठीक है, तो ये है 2 मेथिल प्रोपेन। क्या है ये? लंबी चेन 1 2 3 या 1 2 3 1 2 3, तो सेकंड नंबर कार्बन पे मेथिल ग्रुप आएगा तो नाम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन। फिलहाल ये 3 डिग्री का एल्केन है। ठीक, अगर इसका हम ऑक्सीडेशन कर दें, KMnO4 जब एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करता है, KMnO4 जब एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करता है तो वो नेसेंट ऑक्सीजन लिबरेट करता है, नवजात ऑक्सीजन बनाता है। तो अगर हम KMnO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करा रहे हैं केमिकल ऑक्सीडेशन, तो अब आप देखें यहाँ ये जो C और H का बॉन्ड है ना, डायरेक्ट ये वाला C और H का बॉन्ड, इसके बीच में आ जाता है O ऑक्सीजन, तो बन जाता है अल्कोहल। मतलब ये है CH3 और ये हो जाएगा OH, तो ये भी क्या हो गया 3 डिग्री का अल्कोहल और ये 3 डिग्री का एल्केन। क्लियर है? तो दिस इज अबाउट योर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स। अगला पार्ट, तो अगला पार्ट जो है वो है प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक, तो पहला पार्ट हमने देखा ऑक्सीडेशन या दहन कह सकते हैं आप, दहन, अपूर्ण दहन, उत्प्रेरित ऑक्सीकरण, और फिर हम देख रहे थे रासायनिक ऑक्सीकरण। और अब हम देख रहे हैं प्रतिस्थापन, जो एल्केन्स की सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शंस में ये आता है। मोस्ट प्रेफरेबल रिएक्शन जो होती हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। अब इसमें क्या है, इसमें इसका नाम से ही लग रहा है ना कि मतलब कोई परमाणु हटेगा और उसके बाद वहाँ कोई अन्य परमाणु या समूह आ जाएगा, तो ये है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब इसमें किया क्या जाए,
इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, कई रिएक्शन दिखा सकते हैं जिसमें इसमें हैलोजनीकरण दिखाया जा सकता है, ठीक है, नाइट्रीकरण दिखाया जा सकता है, सल्फोनीकरण दिखा सकते हैं हम, क्लोरोसल्फोनीकरण दिखा सकते हैं। तो सिंपल कई रिएक्शंस हैं। होता क्या है, एल्केन्स में जो हाइड्रोजन है उसको हटा दीजिए और उसके एवज में कोई दूसरा परमाणु या समूह वहाँ लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा एल्केन की प्रतिस्थापन अपक्रियाएं। अब जैसे मान लीजिए इसमें हम पहला हिस्सा देख रहे हैं बेटा, और वो है हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण, हैलोजनेशन आप कह सकते हैं इसे, ठीक है, हैलोजनेशन। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु का हैलोजन परमाणु, एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु का हैलोजन परमाणु, हैलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, है ना, हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन हैलोजनीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, हैलोजनीकरण, ठीक है। मतलब एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु का हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन हटा करके लगा देना, प्रतिस्थापन कहलाता है हैलोजनीकरण। प्रतिस्थापन की एक सबसे खास बात होती है कि जो समूह हटता है उसे हम कहते हैं प्रतिस्थापी समूह, और जो हटाता है उसे कहते हैं प्रतिस्थापक। जो हटता है वो कहलाता है प्रतिस्थापी, जो हटता है वो प्रतिस्थापी, और जो हटाता है वो प्रतिस्थापक। दोनों का नेचर सेम होता है। दोनों का नेचर कैसा होता है, सेम होता है। मतलब जो प्रतिस्थापी समूह और जो प्रतिस्थापक समूह है, दोनों की रासायनिक प्रकृति क्या होगी, समान होगी। प्रतिस्थापी और प्रतिस्थापक दोनों की रासायनिक प्रकृति क्या होती है, समान होती है। अब इस हैलोजनीकरण में देखो हम एक एक करके दिखा दे रहे हैं। कुछ पहले फैक्ट देख लो, इस प्रतिस्थापन अपक्रिया के संबंधित कुछ फैक्ट देख लो। अगर एल्केन्स में अगर हम देखें, जो अभी हम आपसे बात कर रहे थे 1 डिग्री 2 डिग्री का, तो उसमें अगर आप देखें तो जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन है, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा जो हाइड्रोजन है, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन, 4 डिग्री कार्बन तो होगा लेकिन 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होगा। क्लियर है। तो उसी हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हम कराना चाहते हैं। तो अगर एल्केन के या एल्केनों के प्रतिस्थापन की सक्रियता, अगर हम ये देखें सक्रियता का बढ़ता क्रम, हम यही देखेंगे, ठीक, बढ़ता क्रम। अब इसमें देखो अगर तो जैसे हम ये बात कर रहे थे ना कि जैसे ये कार्बन है ये, तो यहाँ अगर H H H H, ये तो मीथेन हो गया, अब कोई एक वैलेंसी हट जाए और वहाँ दूसरा कोई कार्बन लग जाए, तो ये कार्बन कितने डिग्री का, तो ये कार्बन हो जाता है 1 डिग्री का। कितने डिग्री का, 1 डिग्री कार्बन। क्लियर। अब मान लो अगर ये कार्बन है, इसकी 2 वैलेंसी किसी अन्य कार्बन से अटैच है, तो ये कार्बन कितने डिग्री का हो जाएगा, ये वाला कार्बन 2 डिग्री का। अब मान लीजिए एक और कंडीशन हम देख लेते हैं, रिएक्टिविटी चेक करनी, इसलिए हम सिर्फ कार्बन को लेके दिख रहे हैं। तो अगर हम देखें तो इस कार्बन की जो वैलेंसी है वो 3 अन्य कार्बन जुड़ी हुई, 4 में से 3 अन्य वैलेंसी R हैं, तो ये कार्बन कितने डिग्री का हो गया बेटा, 3 डिग्री का। क्लियर। तो ये 3 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन और 1 डिग्री कार्बन। अब एक चीज़ और, जो प्रतिस्थापन अपक्रियाएं हैं वो ज़्यादातर मुक्त मूलक होती हैं। मुक्त मूलक मतलब जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड होगा उसमें जो सिंगल बॉन्ड है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है। इस 2 इलेक्ट्रॉन में एक इसका कंट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन है और एक इस हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन है। ठीक। तो ये जब सममित विदलन होता है, मतलब समान प्रकार का वितरण होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये अपना लेके अलग हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन ये अपना लेके अलग हो जाता है। मतलब ना तो किसी ने किसी का इलेक्ट्रॉन लिया है ना किसी ने किसी को दिया है, तो जिसका जो इलेक्ट्रॉन था वो अपना लेके अलग हो गए। लेकिन अब वो उस तरह का एटॉमिक इलेक्ट्रॉन नहीं होता, अब ये थोड़ा फ्री हो जाता है। फ्री मतलब उस परमाणु का जो आकर्षण, उस परमाणु के नाभिक का जो आकर्षण बल है अब उस इलेक्ट्रॉन पे कार्य नहीं कर रहा होता है। जब कार्य नहीं कर रहा होता है मतलब फ्री होता है, जो एक बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होता है और एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। अब फ्री का मतलब ये नहीं कि वो स्पेस में चला जाएगा, इसका ये सेंस नहीं कि वो स्पेस में चला जाएगा। हाँ, ये रिएक्टिविटी जरूर होती है कि रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, अर्थात स्टेबिलिटी उन सबकी बहुत कम होती है। ठीक है। तो रिएक्शन के दौरान वो बनेंगे फिर टूट जाएंगे या डिसअपियर हो जाएंगे, या जो फाइनल प्रोडक्ट बनना होगा वो बन जाएगा। ठीक, जो फाइनल प्रोडक्ट बनना होगा वो बन जाएगा। अब इनमें 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में अगर आप देखें तो जो मुक्त मूलक होते हैं, मुक्त मूलक के लिए अगर आप देखेंगे
एल्केन्स में अगर हम देखें या 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री मुक्तमूलक जो बन रहे हैं उसमें पैटर्न होता है 1 डिग्री का, 2 डिग्री का और 3 डिग्री का। मतलब ये क्या है, ये कार्बन पर जो डॉट आएगा, मतलब ये जैसे ये है, अगर मान लो ये R है, ये R है, ये R है, 3 डिग्री का है, 3 डिग्री का। ये क्या है, R R H, ये 2 डिग्री का। ये क्या है, R, ये C H H और ये 1 डिग्री का। तो ये कार्बन पर डॉट हो गया, तो ये कार्बन हो गया फ्री रेडिकल अर्थात मुक्तमूलक। इसकी 3 वैलेंसी अलग अलग कार्बन से अटैच है, तो ये 3 डिग्री का मुक्तमूलक हो गया। 2 वैलेंसी अटैच है तो 2 डिग्री का, 1 वैलेंसी अटैच है तो ये 1 डिग्री का। क्लियर। इसमें सबसे ज़्यादा जो स्थायी कार्बन मुक्तमूलक होगा वो ये होगा। मोस्ट स्टेबल जो कार्बन मुक्तमूलक है वो ये है। 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। ये ज़्यादा स्टेबल है, ये उससे कम स्टेबल है और ये सबसे कम स्टेबल है। उसके पीछे का कारण है अति संयुग्मन और एक फेज और कह सकते हैं आप प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस आई इफेक्ट, इन दोनों कारणों से इसकी स्टेबिलिटी डिफाइन होती है। ठीक है, जिसमें 3 डिग्री कार्बन मुक्तमूलक ज़्यादा अस्थायी, 2 डिग्री उससे कम और 1 डिग्री सबसे कम अस्थायी होता है। ठीक है, एल्केनों की रिएक्टिविटी में ये मुक्तमूलक की रिएक्टिविटी है। किसकी है, मुक्तमूलक की रिएक्टिविटी। थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम आ रही होगी, वो हम समझ रहे हैं। एक्चुअली जो रिएक्टिविटी है ना, फ्री रेडिकल्स, कार्बन मुक्तमूलक, कार्ब धनायन और कार्ब रेडायन, इन सब के बारे में इसको ये पूरा जो दैट मीन्स एक्सप्लेनेशन होता है वो GOC के अंतर्गत आता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत। तो मैकेनिज़्म के लिए हम अलग से वीडियो डाल देंगे। हाँ, थोड़ा सा समय लगेगा बट हम डाल देंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से क्लिप मिल जाएगी आपको, तो आप देख लीजिएगा पूरा कि अगर रिएक्टिविटी कैसे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिलहाल अभी हम बात करेंगे एल्केनों के प्रतिस्थापन की सक्रियता का बढ़ता क्रम, कि कौन सा एल्केन का जो हाइड्रोजन है वो पहले सब्स्टिट्यूट होगा, मतलब पहला कि कौन सा हाइड्रोजन जो है वो जल्दी हटेगा और कौन सा देरी से हटेगा। ठीक है, तो अब इधर फिर से आ जाओ। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन था, जैसा कार्बन उससे जुड़ा हाइड्रोजन भी वैसा ही, जैसा कार्बन होगा उससे जुड़ा हाइड्रोजन भी वैसा ही। कहने का मतलब 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन 2 डिग्री का, और 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन 3 डिग्री का। तो क्या 4 डिग्री हाइड्रोजन होगा? बोलो, 4 डिग्री हाइड्रोजन होगा? नहीं होगा, क्योंकि 4 डिग्री कार्बन का मतलब हो गया कि चारों की चारों वैलेंसी कार्बन की सेटिस्फाइड होंगी अलग अलग कार्बन से या अलग अलग एल्किल ग्रुप से, तो वहाँ पर कोई हाइड्रोजन तो अटैच नहीं होगा। उस पर्टिकुलर कार्बन की हम बात कर रहे हैं, तो जब वहाँ पर कोई कार्बन अटैच नहीं होगा, जैसे ये है ना R R R R, तो ये 4 डिग्री कार्बन तो हो गया, लेकिन इससे कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं, इसलिए 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं हो सकता। ठीक है, दिस इज 1 डिग्री हाइड्रोजन। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 इस केस में। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने, 2 हाइड्रोजन 2 डिग्री के, और यहाँ कितने, 3 डिग्री का हाइड्रोजन। क्लियर। तो अब आप रिएक्टिविटी अगर आप देखेंगे तो कौन सा हाइड्रोजन सबसे पहले हट सकता है, तो वो हाइड्रोजन हट सकता है जिसका हटने के बाद जो मुक्तमूलक हो वो ज़्यादा अस्थायी हो, ज़्यादा अस्थायी हो। तो अगर आप देखें इस एल्केन का अगर हम हाइड्रोजन हटा दें, मतलब इसको हटा दें, तो हमें ये मिलेगा R और ये H डॉट मिला। तो यहाँ से, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन ये लेके चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन ये लेके चला जाएगा, तो ये वाला जो C आ जाएगा ये हो जाएगा 3 डिग्री का मुक्तमूलक, और ये हो गया हाइड्रोजन, तो ये हो गया 3 डिग्री का मुक्तमूलक कार्बन, और ये हाइड्रोजन है। तो जो कार्बन 3 डिग्री हाइड्रोजन रखेगा उसकी प्रतिस्थापन सक्रियता सबसे ज़्यादा होगी, 2 डिग्री वाले की उससे कम और 1 डिग्री वाले की सबसे कम। मतलब यहाँ एल्केनों के प्रतिस्थापन की सक्रियता का जो बढ़ता क्रम होगा, 1 डिग्री हाइड्रोजन लीस्ट रिएक्टिव होगा, 2 डिग्री हाइड्रोजन उससे ज़्यादा प्रतिस्थापन के लिए, और जो 3 डिग्री हाइड्रोजन है वो सबसे ज़्यादा होगा। समझ रहे हैं आप, जो 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा उसकी सक्रियता सबसे ज़्यादा होगी, 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन की सबसे कम। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कम रिएक्टिव होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, 2 डिग्री उससे ज़्यादा होगा, और 3 डिग्री वाला हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए। अब इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ, तो प्रतिस्थापन में हम पहला हिस्सा देख रहे हैं हैलोजनीकरण का। ठीक,
अब हैलोजन की सक्रियता भी देख लो कि कौन सा हैलोजन ज़्यादा सक्रिय होगा, कौन सा हैलोजन ज़्यादा सक्रिय होगा। तो इसमें अगर आप देखें तो हैलोजनों की सक्रियता, हैलोजनों की सक्रियता ये प्रतिस्थापन के लिए है बेटा, तो ये हो जाएगा I2 सबसे कम, Br2 उससे ज़्यादा, Cl2 उससे ज़्यादा और F2 सबसे ज़्यादा। ठीक है, F2 से सबसे ज़्यादा। क्लियर? ये रिएक्टिविटी पैटर्न है, ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ रिएक्टिविटी पैटर्न है, यहाँ एनर्जी और लेंथ की बात मत करिएगा यहाँ पर। ठीक, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए। सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन? F2, और सबसे कम क्रियाशील कौन? I2। ठीक, अब हैलोजनीकरण की मेन डेफिनेशन में फिर से आ जाओ। तो एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु का हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन, मतलब जो एल्केन का हाइड्रोजन है वो हटे और उसकी जगह पर आ जाए हैलोजन परमाणु। तो एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु का हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन अगर हम कराएं तो अभिक्रिया कहलाएगी हैलोजनीकरण। अब इस केस में देखो, यहाँ जैसे मान लो ये है एल्केन RH और कोई हैलोजन हम ले रहे हैं X2, यहाँ जो सूटेबल कंडीशन है वो हम देंगे, अभी हम अलग अलग करके बता देते हैं। यहाँ जो कंडीशन होगी वो हम देंगे, तो इससे होगा क्या, इस H का प्रतिस्थापन होगा X के द्वारा, तो ये हो गया RH और प्लस HX, तो ये हो गया क्या, एल्किल हैलाइड। क्या हो गया? एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन IPSC में। और ये क्या था? एल्केन। तो जो सूटेबल कंडीशन है यहाँ पर X2 जैसा भी लें, तो उस X2 के बेस पर क्या हुआ है, इस X ने इस H का प्रतिस्थापन कर दिया। इस X ने, X2 है ना, यहाँ दो हैलोजन है यहाँ, तो इस X ने इस H का प्रतिस्थापन कर दिया, तो बन गया RH और HX, तो ये हो गया एल्किल हैलाइड। तो दिस इज अबाउट टू हैलोजनेशन ऑफ एल्केन। क्लियर? अब इसमें अगर हम एक्चुअली हैलोजनीकरण में जो मेन होता है वो क्लोरीनीकरण है। हम फ्लोरीन के साथ और ब्रोमीन और आयोडीन की रिएक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है, फ्लोरीन के साथ अगर आप रिएक्शन देखें तो फ्लोरीन के साथ रिएक्शन विस्फोटक होती है, क्योंकि रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर हम फ्लोरीन और एल्केन को अगर हम उसको प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में पास कराते हैं या कंडीशन ऐसी उत्पन्न करते हैं जिससे हाइड्रोजन हटे और वहाँ फ्लोरीन लगे, तो ये रिएक्शन जनरली विस्फोटक होती है। इसलिए इस रिएक्शन को लैब में नहीं कराया जाता है। ठीक है, तो लैब में नहीं कराया जाता है। तो अगर हम मान लो फ्लोरीन को कराना चाहे रिएक्शन, तो हमें क्या करना चाहिए, इसको तनु कर लीजिए। तो इसको तनु करने के लिए आप लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर लीजिए और फिर कराइए। तो बहुत अनकॉमन रिएक्शन है, तो उसे हम हटा देते हैं। हम सीधे आ जाते हैं क्लोरीनीकरण, ब्रोमीनीकरण और फिर एक आयोडीनीकरण बता देते हैं आपको। तो F2 की रिएक्शन विस्फोटक होती है, ध्यान रखिएगा। F2 की रिएक्शन एल्केन के साथ अगर हम कराते हैं प्रतिस्थापन या हैलोजनीकरण के अंतर्गत, तो वो विस्फोटक अभिक्रियाएं होती हैं और इसीलिए उसे लैब में प्रेफर नहीं किया जाता है। तो अगर मान लीजिए उस रिएक्शन को हमें मतलब कह सकते हैं कराना ही है, तो हम वहाँ लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल करें तो रिएक्शन आसानी से परफॉर्म कराई जा सकती है। ठीक, विद प्रिकॉशंस कराई जा सकती है। दूसरा हिस्सा देखो इसका, जो Cl2 और Br2 के साथ रिएक्शन होती है हैलोजनीकरण की, ये जनरली सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। हाँ, थोड़ा ये है कि यहाँ सनलाइट कुछ ज़्यादा चाहिए होगा, यहाँ थोड़ा सा कम चाहिए होगा। फिलहाल दोनों के दोनों कंडीशन में हम कह सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीनीकरण और ब्रोमीनीकरण की अभिक्रिया कराई जाती है। आयोडीनीकरण के बारे में देखो, जो सबसे कम है। आयोडीनीकरण की जो अभिक्रिया होती है ये उत्क्रमणीय होती है। क्या होती है? उत्क्रमणीय। तो अगर हम एल्कीन का आयोडीनीकरण कराएं तो यहाँ हमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। ये अभिक्रिया कैसी होती है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। मतलब एक उत्क्रमणीय और एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है ना। उत्क्रमणीय मतलब जो डबल डायरेक्शन रिएक्शंस होती हैं, दो दिशाओं में चलने वाली अभिक्रियाएं होती हैं। तो अगर हम एल्केन को आयोडीन के साथ अभिक्रिया कराएं, एल्केन को आयोडीन के साथ अभिक्रिया कराएं तो वो डबल डायरेक्शन रिएक्शन हो जाती है। मतलब जो अभिक्रिया अभिकारक से उत्पाद बन रहा है, तो उत्पाद की कुछ मात्रा, उत्पाद की जो सारी मात्रा नहीं, उत्पाद की कुछ मात्रा फिर से अभिकारक में कन्वर्ट होने लगती है। तो अब रिएक्शन अगर रिवर्सिबल टाइप का है तो वो बहुत फ्रूटफुल रिएक्शन नहीं मानी जाती है, क्योंकि वहाँ हमें मिक्सचर्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आल्सो, जैसे सब एक साथ मिल जाता है, तो वो रिएक्शन बहुत बेहतर नहीं मानी जाती। ठीक, तो अब करते क्या है, आयोडीन के साथ, या कह सकते हैं आयोडीनीकरण कराने के लिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया चूंकि है, तो यहाँ पर हम कुछ ऑक्सीकारक यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हमें आयोडीनीकरण कराना है तो इसके लिए हम कुछ ऑक्सीकारक इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें कहा जा सकता है कि आयोडीनीकरण के लिए ऑक्सीकारक का उपयोग क्यों करते हैं।
आयोडीनीकरण के लिए ऑक्सीकारक का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि अपक्रिया जो होती है वो उत्क्रमणीय होती है। तो उस उत्क्रमणीय अपक्रिया को सप्रेस करने के लिए, जिससे उत्पाद की मात्रा ज़्यादा बने, अभिकारक की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाए समय के साथ, तो उस उत्क्रमणीय अपक्रिया को अनुत्क्रमणीय, कुछ हद तक अनुत्क्रमणीय अपक्रिया में बदलने के लिए हम ऑक्सीकारक का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर जो हम यूज़ करेंगे अभी वो आयोडिक एसिड है, दिस इज आयोडिक एसिड, क्लियर है, HiO3 आयोडिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है। तो अगर हम इन सब का इस्तेमाल कर लें तो अपक्रिया को उत्क्रमणीय से अनुत्क्रमणीय में बदला जा सकता है। जैसे रिएक्शन देख लो, जैसे मान लीजिए ये है CH4, आयोडीन के साथ रिएक्शन हुई, ठीक, आयोडीन के साथ रिएक्शन हुई तो हुआ क्या, मिला CH3I प्लस HI, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा HI के साथ, HI बन गया और यहाँ हो गया दिस इज आयोडोमेथेन, क्या हो गया, आयोडोमेथेन, ये तो ठीक है। अब रिएक्शन तो उत्क्रमणीय है, मतलब ये अभिकारक से उत्पाद बन रहा है, उत्पाद से फिर से अभिकारक बन रहा है। तो अगर हमें रिएक्शन को सप्रेस करना हो, हमें केवल उत्पाद चाहिए हो ज़्यादा मात्रा में, तो हम क्या करें, तो हमने मिला दिया है आयोडिक अम्ल। तो यही रिएक्शन अगर हम आयोडिक एसिड की उपस्थिति में करा दें तो ये जो आयोडिक एसिड है, ये जो बाई प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब आयोडोमेथेन के अलावा जो दूसरा सह उत्पाद बन रहा है HI, उसके साथ ये रिएक्शन कर लेता है और उसके साथ रिएक्शन करके ये बना लेता है I2 + H2 इस तरह से। तो ये हो गया आयोडीन 6, 3 ऑक्सीजन 6, तो यहाँ हो गया 5, ठीक बेटा। तो ये हो गया HiO3 + 5I, तो ये हो गया 3, 5 1 6, ठीक है, ये हो गया, समझ गया। तो ये जो HiO3 है, ये HI जो सह उत्पाद बना है उसके साथ मिल करके I2 + H2O बना लेता है। तो अब मान लो उत्क्रमणीय अपक्रिया में ये अभिकारक, ये उत्पाद, इसमें से एक सह उत्पाद हमने हटा दिया, तो क्या अपक्रिया पलट पाएगी, नहीं जाएगी वापस। मतलब उत्क्रमणीय अपक्रिया को हमने ऑक्सीकारक का प्रयोग करके उसे अनुत्क्रमणीय अपक्रिया में बदल दिया है। तो इसी को कहा जाता है क्या, आयोडीनीकरण, और उसमें हमने उत्क्रमणीय अपक्रिया को ऑक्सीकारक की उपस्थिति में परिवर्तित कर दिया है। ऑक्सीकारक का उपयोग करके उसे हमने अनुत्क्रमणीय अपक्रिया में परिवर्तित कर दिया, जिससे हमें उत्पाद मिल गया आयोडोमेथेन, क्लियर। अगला पार्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो है क्लोरीनीकरण, ठीक। तो ये था आयोडीनीकरण, तो इसके बाद का टॉपिक है क्लोरीनीकरण। हैलोजनीकरण के अंतर्गत ही है क्लोरीनीकरण, थोड़ा इसको एक मतलब पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। क्लोरीनीकरण, उसकी मैकेनिज्म क्या है वो भी देखेंगे, ठीक है। तो अगले पार्ट में देखेंगे। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।